हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान, ठीक है, जो 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं। पूरे बुक का महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, पूरे बुक में आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। और आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा जो बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखना क्योंकि ये सामाजिक विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले हम लोग आप लोगों के पहले ही चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और आप लोगों का पहला चैप्टर जो कि है वो कौन सा है, आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसी चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों का पहले चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक का सभी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखो, इन सबका आप लोग तैयार कर लेना कि 1789 जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जो फ्रांस में 1789 ईस्वी में क्रांति हुई थी, उसका फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। और आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण और परिणाम बताइए, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है कई बार, तो थोड़ा सा आप लोग तैयार रखना। वैसे थोड़ा सा आप इनके जो मतलब मेन हेडिंग्स हैं, ठीक है, जो इनके हेडिंग है उनको तैयार कर लो, हेडिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सामाजिक विज्ञान में अगर लॉन्ग क्वेश्चन का हेडिंग तैयार है तो आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, उसी से रिलेटेड कुछ भी लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आप लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा याद करने की कोशिश ना करो क्योंकि उसको आप जितना याद करोगे, देखो लॉन्ग होता है, लॉन्ग सामाजिक विज्ञान का कम से कम 2-3 पेज का क्वेश्चन होता है, तो आप उसको ज्यादा याद करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप उसके हेडिंग से याद रखो थोड़े थोड़े मेन पॉइंट, बस, ठीक है, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उन सबको लर्न करो अच्छे से, और इन सबको आप लोग हेडिंग बाय हेडिंग याद करो। देखो दूसरा, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करो, ठीक है, जो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया है उसका वर्णन करो। ये सारा क्वेश्चन पहले नोट कर लेना और एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन डेली याद करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को याद ही याद करने हैं। तो ये हमारा इटली का एकीकरण हो गया जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन करो। जैसे नमक यात्रा यानी कि नमक आंदोलन जो चलाया था गांधी जी ने, वैसे कई सारे आंदोलन चलाए थे, लेकिन नमक यात्रा और कुछ और आंदोलन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप इसको तैयार कर लेना, मैंने आपको बता दिया। एंड चौथा क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया। गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है उसको क्यों प्रारंभ किया और उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने का प्रमुख कारण क्या था या क्या थे। देखो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था लेकिन फिर उसको वापस ले लिया था, तो आपको सबसे पहले बताना है कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, फिर इनके जो वापस लेने का कारण भी आप लोगों को बताना है। ये आपका 4 मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। कई सारे मैंने पेपर देखे हैं, प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर, हर जगह इन क्वेश्चन में से जरूर आते हैं, मतलब यही क्वेश्चन में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को आपके बुक एंड मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ देखकर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। अगला है 5वां क्वेश्चन की खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। खाद्य उपलब्धता, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दीजिए। जो आपका भूमंडलीकरण विश्व का बनना है ना, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, तो याद कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, यहां क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। जो मृदा अपरदन, जिससे मृदा अपरदन होता है उसकी परिभाषा बताओ, थोड़ा सा आप इनके और भी चीजें, जैसे मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करो, किसके कारण मृदा अपरदन होता है उसको भी आप लोगों को बताना है, ठीक है, उन कारणों को आप लोगों को बताना है ताकि पता चल सके कि मृदा अपरदन को कैसे रोका जाए, किस तरह से होता है, इन सबको आप लोग थोड़ा सा डिटेल में बता देना, ठीक है। मृदा अपरदन के बारे में कुछ है नहीं, अगर आप 1-2 बार थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो फिर मृदा अपरदन के बारे में अच्छे से जान जाओगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, लिखा हुआ है भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन करो। जो भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाएं होती हैं, जो मतलब मृदाएं होती हैं उनका वर्णन करना है, ठीक है। तो भारत में जैसे आपकी जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, ऐसे वन मृदा, मरुस्थलीय मृदा, बहुत सारी मृदाएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आप उनका वर्णन करो।
जो भारत में जितनी भी 6-7 प्रकार की जो भी मृदाएं पाई जाती है उनका वर्णन करो। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में भूगोल का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। तो आप लोग देखना वीडियो, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो देख लेना, वो उसमें मैंने पढ़ा रखा है। और अगर इन सब का सॉल्यूशन का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को इन सब का सॉल्यूशन का भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। इसलिए मैं पहले आप लोगों को क्वेश्चन बता दे रहा हूं कि कहीं भी आप इन क्वेश्चंस को देखो तो लर्न कर लो, याद कर लो अच्छे से, ताकि बोर्ड एग्जाम से पहले ही आप बिल्कुल तैयार रहो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम से लड़ने के लिए। और अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 8 यहां कि बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों का वर्णन करो। जो बहुउद्देशीय परियोजना है उससे होने वाले जो लाभ हैं, ठीक है, इससे क्या लाभ होते हैं बहुउद्देशीय परियोजना से, नदी घाटी परियोजना है तो इससे जो लाभ होते हैं उनका वर्णन करना है। तो ये 8 मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बता दिया। अभी हमारे पास कई सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को आप देखना और आप लोग देख लेना मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, आप कहीं से भी देखोगे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन करो। जो कृषि है, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन करना है। कौन कौन सी समस्याएं हैं कृषि का, उनके बारे में बताना है। तो ये भी आप लोग लिख लो, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने और भी इंपॉर्टेंट लिख दिया है। अगला देखो, भारत कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। जो भारत कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव है उस पर आप लोगों को टिप्पणी लिखना है, मतलब उसके बारे में अच्छे से डिटेल में बताना है। भारत कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए, ये भी आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान रखना जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है वो क्वेश्चन रिपीटेड है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रखना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, लौह, भारत में लौह अयस्क, जो भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए। जो भारत में लौह अयस्क का उत्पादन हो रहा है उसके बारे में आपको बताना है, संक्षेप में लिखना है। लौह अयस्क का उत्पादन कैसे होता है, कहां कहां होता है, सब कुछ अच्छे से लिखना है, ठीक है। ये आप लोगों को आपके बुक में मिल जाएगा, अगर आप नहीं जानते हो तो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 है परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। देखो, जो परिवहन होता है तथा संचार के साधन, जो परिवहन होता है जिसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है, वो परिवहन, और संचार के साधन, जो संचार का साधन होता है उसको किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आप अपने लैंग्वेज में भी बता सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान है, अगर आप थोड़ा सा पढ़े हो, अगर आप थोड़ा सा बुक से आप लोगों को थोड़ा सा इसका एडवाइस है तो फिर आप इसको बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप इसके बारे में इतना सोच सकते हो, आपका इतना माइंड विकसित है। अगला देखो, यहां क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है, ठीक है, संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो, ठीक है। संघीय व्यवस्था याद रखना, यहां संघीय व्यवस्था है, अभी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था आएगी, क्योंकि ये आप लोगों का लोकतंत्र की समस्याएं आएंगी, सब कुछ आएगा, क्योंकि ये आप लोगों का नागरिक शास्त्र का, लोकतंत्र, इन सब का ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नागरिक शास्त्र में। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखो कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण भी दीजिए। कौन है जो सामाजिक विभाजनों की राजनीति को प्रभावित करते हैं, उनका 2 उदाहरण भी देना है। तो ये आप लोग बिल्कुल कंप्लीट कर लो जितने क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, और भी क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कंप्लीट करते रहना, ठीक है। तो सामाजिक विभाजनों की राजनीति को प्रभावित करते हैं या करने वाले कारक जो हैं उनका आप लोगों को उदाहरण भी देना है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15 कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है। जो सांप्रदायिकता है वो लोकतंत्र के लिए घातक है, 2 उदाहरण लिखिए, 2 उदाहरण भी लिखना है। अब देखो, सांप्रदायिकता जो है वो लोकतंत्र के लिए घातक है। अगर लोकतंत्र के लिए घातक है तो उसका 2 कारण भी बता दो। अगर घातक है तो उसका 2 कारण बताओ, ये कैसे घातक है सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए, ठीक है। बस आपका आंसर हो जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से आप लोगों का होने वाले 4 लाभों का वर्णन करो। जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उससे आप लोगों को कौन कौन से लाभ मिलते हैं, ठीक है।
बुक के द्वारा आप बता सकते हो कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से जो होने वाले 4 लाभ आप लोग लिख देना। जैसे आप फर्स्ट लाभ लिखना, फिर उसके बारे में थोड़ा सा लिखना, फिर सेकेंड लाभ, फिर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा 2 2 3 3 4 5 लाइन अपने तरफ से लिखते चले जाना, ठीक है। अगर नहीं याद भी हो तो भी आप उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखते चले जाओ, आपको मिलेगा नंबर। फिर 4 लाइन। देखो ऐसा नहीं कि आप लोग एकदम एग्जैक्ट सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा हूं एग्जैक्ट लिखो, नहीं, आप लोग सामाजिक विज्ञान में एकदम एग्जैक्ट नहीं जरूरी है, आपका सन अच्छा हो, सन जो लिखो वो राइट रहे, सही रहे, बस आप लोग पूरा नंबर मिल जाएगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखो कि लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करो। जो लोकतंत्र के सम्मुख या लोकतंत्र के सामने जो उनकी चुनौतियां हैं उनको वर्णन करना है, ठीक है। लोकतंत्र के सम्मुख जो प्रमुख चुनौतियां हैं उनका आप लोगों को वर्णन करना है क्वेश्चन नंबर 17 में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो, यहां विकास मापने का यूएनडीपी, जो विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। देखो ये आप लोगों का विकास चैप्टर से वैसे भी लिखा है, और विकास चैप्टर आप पढ़ोगे तो जानोगे, ठीक है। अभी अर्थ आपका अर्थशास्त्र है, तो विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं से जो हमारा विश्व बैंक है उसके मापदंड से अलग है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताओगे, फिर आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं सिलेक्ट किया है, ठीक है। वैसे तो आप कई सारे क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने वो सिलेक्ट किया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां देखो विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। जो विकसित देश हैं, जो विकसित हैं, ठीक है, उनके विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। तो किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कर दो, आप लोगों को 6 से 7 नंबर मिल जाएगा। देखो बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाओ और उसको आप समझो क्वेश्चन को, ठीक है, और आप उसके बारे में लिखते चले जाओ, ठीक है। शुरुआत में आप बिल्कुल सही लिखो, एग्जैक्ट लिखो, जो याद है क्वेश्चन उसको लिखो अच्छे से, फिर बाद में आप थोड़ा अलग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 20, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो। जो वैश्वीकरण होता है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो, अपने शब्दों से स्पष्ट कीजिए, मतलब अपने शब्दों के द्वारा स्पष्ट करो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 20 क्वेश्चन, और इसमें मैंने आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारा है वो मैंने 20 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, मतलब 20 ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में जो 100% आता है, ठीक है, वो मैंने सिलेक्ट किया है। अब इन सब का मैं सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा जल्द ही, लेकिन और भी क्वेश्चंस आप लोग तैयार करते रहना। वैसे ये 20 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है हमारा सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। यहां आप लोग देख सकते हो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग अगर इसका सॉल्यूशन यानी कि आंसर चाहिए तो कमेंट कर देना, वैसे मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आंसर प्रोवाइड करने का। और ये आप लोगों का मैंने 20 ऐसे क्वेश्चन लिया है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन आप लोग खुद से भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन तैयार कर लेना, कुछ एक्स्ट्रा तैयार कर लेना, ताकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आप भी बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स आसानी से ला सको। थोड़ा सा मेहनत करना है, जब पढ़ाई करना है तो मेहनत करो, ठीक है। अगर नहीं करना है तो ना करो, लेकिन अगर आपको पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मेहनत करना पड़ेगा। ये आप लोग तैयार कर लो, और आप लोग और भी क्वेश्चन थोड़ा तैयार कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और यहां मैंने आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न बता दिए हैं, अब आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है। तो ये वीडियो आई हो कि बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।